हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो है यहाँ पे सिंपल सिंपल पेपर है। ठीक है, सिंपल पेपर मतलब जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पेपर पूछे जाएंगे हूँ बहू आपको यहाँ पे इस क्लास में जो है देखने को मिलेगा। पूरे 100 प्रश्न और हूँ बहू इसी तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी आइडिया लग जाएगी कि आपके एग्जाम हॉल में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको खुद से ही पता चल जाएगा और आप इससे अपना बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके 4 सब्जेक्ट के जो है प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो पहले रीजनिंग, फिर मैथ और जो है आपके जीके और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं और चारों में जो है आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ चार ही सब्जेक्ट को इसी में और उतने ही प्रश्न जितने आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये सिंपल पेपर हो गया और बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ लेना है कि ये टेस्ट ही है एक, जो कि आपके एग्जाम से पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल इस तरीके के पेपर बनते हैं आपके एग्जाम हॉल में। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देखेंगे बेहतर स्कोर करके आएंगे एग्जाम हॉल में अंत तक, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास फ्री में जो है आपको यूट्यूब पे और ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन भी आप लोगों को चैप्टर वाइज भी करा रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप डी के लिए तो ये सब जो है आपको फ्री में केवल इसी चैनल पर मिल रहा है। और आपके रिवीजन के लिए ये मॉडल पेपर भी मैंने निकाला हुआ है, सिंपल पेपर, क्योंकि इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा पहला प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है साइंस को देखेंगे, फिर जो है जीके के देखेंगे, फिर जो है मैथ को देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास से जाना नहीं है, आपको अंत तक देखना है। लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में जो है आपको संबंधित संख्या को चुनना है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है और इसका जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि केवल देखने से रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसको आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा कि ए का आंसर क्या बन रहा है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। तो इस तरीके से आप बनाइए, इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने बना दिया होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो रहा है, पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। लिखा हुआ है 25 और 25 का संबंध लिख रहा है 18 से। ठीक है, 25 का संबंध किससे बोल रहा है, ये 25 जो है इसका संबंध 18 से है। तो 37 का जो संबंध है वो किससे होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो 25 से 18 पे अगर आना है तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो है माइनस का 7 किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं माइनस का 7 कर देते हैं तो ये 37 में से 7 जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब बिल्कुल जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत है। तो दूसरा लॉजिक पे आ जाएंगे। ये जो 25 लिखा गया है, ठीक है, तो 25 में अंकों को देख लेते हैं। तो ये 5 और 2 जो है जोड़ के 7 माइनस किया है। ठीक है, 25 में से ये 25 जो है इसमें से 7 माइनस किया है तो ये हो गया 18। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। 37 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 37 में से हमें इसके अंकों को जोड़ के घटाना है। तो 37 में क्या अंक है, 3 और 7 है। ठीक है, तो इसको जोड़िए तो 37 और माइनस का हो जाएगा 7 3 10। तो 37 में से 10 घटाएंगे, ये हम लोगों का मिलेगा 27। और 27 बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर है क्या होने वाला है। सभी लोग ट्राई कीजिए, आपके पास 10 सेकेंड का समय है और ये चाहते हैं कि आप इस क्लास का पीडीएफ लें। ठीक है, पीडीएफ तो फ्री में जो है मैं इस क्लास का पीडीएफ डेली ही प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि आप लोग रिवीजन कर सकें। ठीक है, बेहतर तरीके से। तो टोटल 100 प्रश्न का जो है मैं आपको पीडीएफ दूंगा, वो भी फ्री में। अब जो है ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपसे नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों से बोला क्या गया है विपरीत जो है ज्ञात करने के लिए।
तो विपरीत अज्ञात करना है तो अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखेंगे कि जो है पासे में बी कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी कि इस पासे से और एक कोई और पासा ले लेंगे और इन दो पासों से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले वाले दोनों ही पासे को ले लिया, ठीक है। दोनों पासे को रखिए और दोनों पासों में आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, जैसे कि मैंने क्लास में आपको बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। अब जो है यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है बताइएगा। कॉमन जो है इसमें क्या है, तो आपको दिखाई देगा ई और एफ यहाँ पे है, ई और एफ यहाँ पे है, ठीक है। ई और एफ यहाँ पे जो है आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे। अब जो है बचा हुआ क्या है आपके सामने, अब जो है बचा हुआ है यहाँ पे बी और यहाँ पे बचा हुआ है सी। यानी कि बी का अपोजिट सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बी का अपोजिट आपसे पूछा गया था, आप लोग बताइएगा सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित वर्गों में सबसे जो है उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करें। सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है आप लोग। जो है आपके सामने जो है तीन शब्द दिए गए हैं, ठीक है। इसके जो है वेन आरेख क्या होगा, वेन डायग्राम, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए समय स्टार्ट है और बिल्कुल इस तरीके से ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा और इस प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे जो है 10 सेकंड के समय। तो इस प्रश्न जो है तीसरे नंबर का उत्तर जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है यूनानी, स्पेनिश और बंगाली। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तीनों ही क्या हैं, तीनों ही क्या हैं, ये भाषाएं हैं, ठीक है। ये भाषा है किसी न किसी जो है जगह का, ठीक है, किसी राज्य का, किसी देश का। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, इस तरीके से अगर हम देखते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये यूनानी जो बोलने वाले होते हैं ये अलग होते हैं, ठीक है। स्पेनिश बोलने वाले अलग होते हैं और बंगाली बोलने वाले अलग होते हैं। मतलब तीनों ही अलग अलग जो है ये बोलने वाले हैं, तो किसी का किसी से संबंध नहीं होगा। और ऐसा जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि तीनों ही भाषाएं अलग अलग जो है अब बोली जाती हैं, तो ये इसका संबंध किसी तरीके से किसी से होने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला श्रेणी तो आपको जबान पे याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, ठीक है, तो एक शेयर तो बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है इस क्लास को मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसको जो है एक शेयर लगा दें। एक शेयर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है करता है और लाइक करता है, ताकि हम लोग हमेशा मोटिवेट रहें आपके क्लास के लिए और डेली ही क्लास इस तरीके के आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूं। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या मिल रहा है, हम लोगों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, 3 से यहाँ पे लिखा है 6, 3 से कितना लिखा है 6। तो अब जो है 3 से 6 कब होगा, तो कहिएगा 3 जोड़ देंगे, तो ठीक है। 6 से 18 कब होगा, जब 12 हम लोग जोड़ देंगे। तो 18 से जो है यहाँ पे देखिएगा 90 लिखा है, मतलब यहाँ पे तो 72 जोड़ा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 72, बहुत काफी ज्यादा यहाँ पे तो प्लस कर दिया है। मतलब ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस लॉजिक से इसको नहीं बनाया जाएगा। तो दूसरे लॉजिक पे चलते हैं। देखिए 3 से जो है 6 पे जाना है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना का 6, 6 से 18 पे जाएंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा। 18 से 90 पे जाएंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 90 से जो है 630 पे जाएंगे, तो ये कितने से गुणा किया है, 7 से, 7 नवा 63। अब इसके आगे हमको जाना है। देखिए पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो आपको यहाँ पे इसके आगे जिन्होंने भी 9 से गुणा किया है बिल्कुल गलत हो जाएगा इनका प्रश्न, क्योंकि देखिए ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रहा है 2, 3, 5, 7, ये जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है तो आपको यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है, तो 11 से। तो ये हो जाएगा 0, 11 तिया 33 के 3, और 11 छिया 66 और 3 जो है 66 3
69, ठीक है। तो 6930, 6930 आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि किसी कोड भाषा में PRO5 को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को जो है यहाँ पे MNQ30 लिखा जाता है, तो आपको उसी प्रकार NZA3 को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब जो है समय आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिएगा हुआ क्या है, पहले ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न में किया क्या है। अगर हम देखते हैं तो पहले लिखा है PRO5, ठीक है, और इसके बदले में जो लिखा है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, POPQ15 लिखा है, ठीक है। तो लॉजिक को अगर हम समझते हैं तो देखिए ये 5 लिखा है, 5 से 15 लिखा है, मतलब 3 गुना तो अंक में किया है, ये तो लॉजिक आपको सीधा समझ में आ गया। मतलब आपको जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, NZA3 बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपको यहाँ पे 3 से 9 में गुणा, 3 से 3 में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 से गुणा किया तो 3 3 9, यानी अंत में तो 9 होना चाहिए। बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन ए और डी में सही होने वाला है। अब उसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे पहला अक्षर देखिए, पहला लिखा है यहाँ पे पी, तो सॉरी पी का लिखा है ओ, तो ओ के बाद क्या होता है पी, मतलब माइनस जो है 1 करके लिखा है, तो एन से पहले क्या होता है यहाँ पे लिख लेंगे एम होता है, ठीक है। जेड लिखा है, जेड के यहाँ पे लिखेंगे, आर के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है पी, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर होता है, मतलब यहाँ पे 2 ठो माइनस कर दिया है, ठीक है। तो जेड से 2 ठो माइनस करेंगे, एक्स होगा, एम एक्स होगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। और बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए एम एक्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा नो। तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होने चाहिए, अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास को समझा है तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, अक्षर जो है आपको विलुप्त दिए गए हैं, इसको जो है आपको ज्ञात करना है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास समय बहुत कम है, हर एक प्रश्न को 10 सेकंड से अधिक हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 100 प्रश्न पे हम लोगों को जाना है, परंतु जीके जीएस तो आपके 5 से 7 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 5 से 7 मिनट काफ़ी है जीके और साइंस के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैथ और रीजनिंग में ही समय लगेंगे, तो इसको बेहतर तरीके से करना है, समझना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 30 ठो रीजनिंग में 30 ठो आपको सही करना है, इसमें किसी तरीके की गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अगर देखिएगा यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5, तो लॉजिक तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आने वाला है, ये हमको लॉजिक लगाना है। तो हम जो है सीधा सीधी यहाँ पे चलते हैं और पहले क्या करते हैं कि ऊपर क्या लिखा है इसको देख लेते हैं, 42 और 22, 22 और लिखा है 42, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक लगाना है हमको, तो इनको अगर जोड़ देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 64 हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 4, 64 को 4 लिखा है, मतलब अगर हम देखेंगे तो इस 64 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, ठीक है। इसका मतलब घन निकाला गया है, 64 का घन कितना होता है, 4 होता है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, 75 लिखा है और 50 लिखा है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 7 5 12, 125, 125 का फिर हम लोग क्या करेंगे, जो है इसका भी जो है वर्ग घनमूल निकालेंगे, तो ये होता है 5 का घन, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए 5 भी लिखा गया है। अब जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है देख लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 380 प्लस में जो है कितना है 300, 400, 349, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 729 किसका जो है घन होता है। अब ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये होता है जो है किसका, 9 का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9 और 9 बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें।
असंगत मतलब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 3 जो है एक जैसे हैं, ठीक है? और एक अलग होगा, किसी भी तरीके से वो अलग हो, आपको अब वो पता करना है कि किस तरीके से अलग है। वही इस प्रश्न का सही उत्तर भी है, ठीक है? जो अलग होगा, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है अलग कौन-सा है? तो हम लोग यहाँ पे देखने चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4003 यहाँ पे लिखा है 5200, 6008 और 6001। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कोई भी संख्या घन नहीं है, कोई भी संख्या वर्ग नहीं है, ठीक है? ये पहला रूल होता है, वर्ग या घन चेक करते हैं, ठीक है? दूसरा लॉजिक ये होता है सम और विषम चेक करते हैं। सम और विषम देखेंगे तो ये दोनों जो है विषम हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे ये दोनों सम हो जाएँगे तो अलग तो यहाँ पे भी नहीं मिला, हमें तो यहाँ पे अलग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके जब ये सारे रूल खत्म हो जाए तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं। 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है? 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है? देखिए मैंने जा सारे ही तरीके आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है इस तरीके के प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो पता नहीं यही लॉजिक रहेगा या कौन-सा लॉजिक रहेगा, ये सारे ही लॉजिक पता है तो किसी न किसी के आधार पे ही बनाया गया होगा, तो आप वो लॉजिक को लगा सकते हैं, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे 7-7 बराबर होगा परंतु यहाँ पे तो 14 लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो बिल्कुल हम लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है अगले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या जो है आपको बतानी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बिताना है और दिमाग लगाना है। अगर आप 10 सेकंड अच्छे तरीके से बना देते हैं यहाँ पे दिमाग लगा के प्रश्न को, तो बहुत अच्छा होगा और बेहतर भी स्कोर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोटे वाले में गिन लेते हैं कितना जो है यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3 और 4 वर्ग तो सीधा-सीधी और ये एक बड़ा वाला आपको मिल जाएगा। टोटल जो है 5 वर्ग जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? 5 वर्ग जो है यहाँ पे और उसी प्रकार यहाँ पे बना है तो 5 तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप कहिएगा सही है, 5 और 5 यहाँ पे मिल गया, ठीक है? यानी कि 10 ठो तो आपको सीधा-सीधी 10 ठो आपको मिल गया। 10 के बाद देखिए ये वाला एक ठो 11, ये आपका 12 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो गया 16। 16 ठो जो है आपको वर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब जो है 16 के बाद से देखिए 16 के बाद से देखिए 16 के अलावा भी इसमें कोई दिया गया है? कहिएगा बिल्कुल दिया गया है। 16 के बाद से देखिए ये दोनों ही बॉक्स को मिलाएँगे तो ये आपका बन जाएगा 17 और 17 के बाद से यहाँ पे देखिएगा ये आपका बनेगा कौन-सा? ये वाला आपका 18, ठीक है? तो इसके अब जो है अलावा एक भी यहाँ पे वर्ग नहीं बनने वाला है, 18 ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? अब जो है बताइएगा कि जो है आपके पास दाहिने साइड ठीक है मतलब दाहिना मतलब बता देता हूँ ये दाहिना साइड है आपका और यहाँ पे जो है आपके क्या रखा गया है दर्पण रखा गया है ठीक है। तो इस दर्पण का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है ये आपको निकालना है और आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय जैसे कि आपको हमेशा की तरह मैंने सवाल के लिए दिया हुआ है। और जो भी मेरे दोस्त ट्राई कर रहे हैं ठीक है तो उनका तो बेहतर स्कोर आज नहीं तो कल होने वाला है ठीक है। अभी समय है वो तो बेहतर कर लेंगे लेकिन जो केवल देखेंगे उनसे जो है बेहतर स्कोर कभी भी नहीं होगा एग्जाम हॉल में ठीक है। हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना ही पड़ेगा तो ही आप जो है कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी आपके सामने प्रश्न को सॉल्व नहीं करेगा खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल पेपर समझ के आप डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने का मैंने तरीका भी बताया भी है और समय भी आपको बताया हुआ है ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से करिए। अब देखिए यहाँ से जो है आर यहाँ पे आएगा और बिल्कुल आर जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले सी लिख दिया है और ये देखिए आर जो है उलाट दिया है बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। और
अगर आप देखिएगा ये वाला आर तो बिल्कुल ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो आर यहाँ पे लिखा गया है वही आर यहाँ पे लिख दिया है, तो ये तीनों ही आपके केवल पहले वाले अक्षर से ही गलती मिल गए। मतलब केवल ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आर जिस तरीके से उलट के बनेगा वो केवल ऑप्शन नंबर जो है बी के जैसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जो श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आपको पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इस समय का बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न ट्रेंडिंग में है, आपके एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक इसको कह सकते हैं। और ऐसा प्रश्न किसी भी ऐसा ऑनलाइन एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं दे रहा है, और खास करके रेलवे के एग्जाम में तो काफी ज्यादा हर एक शिफ्ट में इस तरीके का प्रश्न बना रहा है। तो बताइए यहाँ पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे, ये आपके सामने है और 10 सेकेंड की समय आप गंवाइए मत। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताया हूँ, काउंट कीजिए, 3 3 6 3 3 12 3 15 2 17 2 17 2 19 हो रहा है। अच्छा जी, अगर हम देखेंगे तो काउंटिंग से तो यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से यहाँ पे समझ में आया। तो अब इसके तरीके देखिए, यहाँ से जेड तक से चलेंगे, जेड तक आएगा, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगा। अब यहाँ से जो है देखेंगे तो बी तक ले चलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बन गया। फिर यहाँ से चलेंगे जेड से पहले ये हो जाएगा। अब जो है लॉजिक आपको मिल गया, पहले जो है जेड है, पहले जेड है, यानी कि यहाँ पे पहले ही जेड आएगा, ठीक है। अब जो है इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, यहाँ पे भी है, भी के बाद बी है, ठीक है। भी के बाद बी है, भी के बाद भी है, और यहाँ पे भी हो जाएगा, बी भी एक साथ होगा। जेड के बाद क्या है, एक्स है तो एक्स होगा, एक्स के बाद सी है तो सी हो जाएगा। अब जो है जेड के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब इस तरीके से देख लीजिए, आपके पास पहले भी होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, सी होना चाहिए, भी एक्स सी। यहाँ पे तो भी एक्स सी दिया ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक किस तरीके से लगाया है, ये जो है सी के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, डी आएगा, ठीक है। डी के बाद से देखिए यहाँ पे ई लिखा है, ई के बाद से देखिए आपका यहाँ पे आगे चलिएगा तो एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एफ आएगा। तो इस तरीके से जो है इसको आप लोगों को सॉल्व करना था, और यहाँ पे जो है आपका डी हो जाएगा, मतलब ये डी हो जाएगा, डी के बाद जेड, बी जो है इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब देखिए कहाँ पे है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। ये सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ वाला लॉजिक आपको याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से आस्था की रैंक जो है 220 थी, तो अंतिम छोर से इसकी जो है रैंक क्या होगी, ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है ये जो है प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। टाइम जो है स्टार्ट है, और टाइम को जो है यहाँ पे गंवाइए मत। बताने की कोशिश करेंगे। रैंकिंग वाले प्रश्न तो मैंने आपको बेहतर तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है टोटल लोग कितने हैं इसमें, 460 हैं, ठीक है। और इसका रैंक जो है प्रारंभ से, अगर शुरू से देखेंगे तो ये 220 पे आया हुआ है व्यक्ति। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 240 रैंक आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर एक व्यक्ति को अगर शुरू से काउंट करें, मान लीजिए यहाँ से जो है रैंक है और यहाँ तक अंतिम है, ठीक है। तो इसको हमने शुरू से भी काउंट किया यहाँ पे, और इसको अंत से भी काउंट कर लिया है, ठीक है। इसको अंत से भी काउंट किया है, तो ये व्यक्ति भाई साहब 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि 2 बार इसको हमने काउंट किया है, आगे से भी और पीछे से भी। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल इसका रैंक पीछे से बनेगा वो 241 बनेगा। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए एनालॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब जो है संबंधित शब्द को चुनना है, चलिएगा। एनालॉजी के प्रश्न तो मैंने कराया हुआ है, परंतु ये थोड़े से अलग है, और हमेशा ही एनालॉजी के प्रश्न अलग ही आपको देखने को भी मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बताइए, यहाँ पे क्यूबा का संबंध जो है हवाना से है, तो स्पेन का संबंध किससे होगा, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके जो है राज्य राजधानी और मुद्रा 2 ठो आपको याद होना चाहिए हर एक देश का। तो क्यूबा का जो है कैपिटल जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कैपिटल समझ लीजिए, राजधानी लिखा गया है, ये राजधानी लिखा गया है, ठीक है। तो आपको जो है स्पेन की राजधानी यहाँ पे जो है आपको बतानी है। तो स्पेन की राजधानी यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है मैड्रिड। मैड्रिड जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि ए बराबर गुण और बी बराबर भाग तथा सी बराबर यहाँ पे माइनस और डी बराबर प्लस हो तो समीकरण का सही हल ज्ञात करें। अब ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता है। इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करने वाले कौन कौन है ये जरा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आपको पिछले क्लासों में बेहतर तरीके से कराया हुआ है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो चलिएगा, जो भी कंडीशन ऊपर बोला गया है उसी को फॉलो कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ए का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर दीजिए 5। बी लिखा है, बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे भागा है तो भागा लिखिए आप 5, ठीक है, भागा लिख दिए। उसके बाद सी का अर्थ क्या है, माइनस है तो माइनस लिखिए 5। फिर डी लिखा है, डी का अर्थ प्लस लिखा है तो प्लस कर दीजिए 3। अब जो है बिल्कुल इसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले भागा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोर्डमॉस के नियम में क्या होता है, भाग होता है। उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखिए 5 यहाँ पे 55 एकम में 55 हो जाएगा, -5 है प्लस का 3 है। तो 55 में से 5 घटाएंगे 50, 50 में 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 53। और 53 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे जो है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उस क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है। और अंग्रेजी में जैसे कि सबसे पहले ए आता है, ठीक है, तो ए वाला अक्षर पहला होना चाहिए, बी उसके बाद से होना चाहिए, सी उसके बाद से। ये अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है आप लोगों को मालूम भी होगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, पहला अक्षर देखिए टी से है तो सभी में है, उसके बाद से ए सभी में है तो ये भी खत्म। उसके बाद से देखिए एन एन एन, यहाँ पे सी लिखा है तो देखिए एन वाला तो ये बाद में आएगा। अब एल और सी में देखिए कौन पहले आता है, तो सी पहले आता है, ये सी वाला पहले आएगा, यानी कि 5 पहले नंबर पे आएगा। अब देखिए ये पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल गलत। ये 3 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल गलत। पहले हमको 5 से स्टार्ट होना चाहिए और 5 से स्टार्ट होने वाला है केवल ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो है यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके आगे आपको चेक भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया है। पहला अक्षर से ही आपका ये काम अब बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और ये होमवर्क का प्रश्न रहेगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसको होमवर्क के तौर पर रखिएगा। और इसके बाद से जो है पहले साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है ये जो है आपका पी से जो है बड़ा क्यू है, क्यू से जो है छोटा आर है, और यहाँ पे जो है बराबर है आर और एस। एम जो है एस से बड़ा है और एम जो है एन से बड़ा है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि पी जो है एस से बड़ा है, आर जो है एन से छोटा है। अगर हाँ तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिए गए हैं। देखते हैं कौन कौन ये जो है सही बनाते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी, सभी लोग कर सकते हैं। अब चलिए साइंस के प्रश्नों की ओर, और साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। चलिएगा, साइंस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 25 तो साइंस के प्रश्न आएंगे और 25 आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें सारे ही वीवीआई प्रश्न हैं। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से होता है, तो मुख से होता है, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? बताते चलिएगा कि दूसरे का उत्तर क्या हो रहा है, तीसरे का उत्तर क्या हो रहा है। अलग अलग जो है आपको मैंने यहाँ पे पहले भी बता दिया है क्लास से पहले कि आपको मैं हर एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा इस वीडियो में। तो -40 डिग्री पे जो है आपका क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, केवल जो है आपको डेली क्लास ज्वाइन करना है, देखना है, 100% है कि आपके एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? बहुत बार एग्जाम हॉल में आपको पूछा गया है, ठीक है, रेलवे के। तो गुणसूत्रों की खोज जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो है आपके कौन किया था,
तो ये जो है आपको याद रखना है। गुणसूत्रों का पूछा गया ना वाल्डेयर ने, ठीक है। वाल्डेयर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो आपके उत्तर बनेगा न्यूटन, ठीक है। किसने दिया था? न्यूटन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का जो है आभासी भार क्या होगा? यदि लिफ्ट की डोरी जो है टूट जाए तो जो है व्यक्ति का आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये जो है आपको बताना है कि आभासी प्रतिबिंब जो होगा उसका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। और आपका अगला प्रश्न कि शरीर से निकलने वाला जो है विषैली पदार्थ कौन सी है? जो हम लोग का शरीर है उसमें से जो है विषैले पदार्थ जो निकलते हैं वो कौन से हैं? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो अमोनिया जो है शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गेहूं में खाने योग्य भाग के कौन सा है? जो गेहूं है उसमें जो है हम लोगों को खाने योग्य भाग कौन सा है बताइएगा। तो गेहूं में जो होता है आप लोगों का भ्रूण पोष को जो है हम लोग खाने योग्य जो है हम लोग के खाने योग्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच स्केल से आपके एक प्रश्न 100% की आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो ये जो है टॉपिक आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे एसआई मात्रक हो गया, ये भी टॉपिक आपको याद होना चाहिए। तो 8.4 होता है समुद्री जल का पीएच मान, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि किसी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? अब जो है ये बताइएगा। ये मैंने 2-4 दिन पहले क्लास में बताया हुआ था, थ्योरम के माध्यम से ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि ये किस तरीके से होता है। तो जिनको भी याद है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर क्या होता है उसका 1/6 गुना। मतलब कोई वस्तु यहाँ पे 60 केजी का है, ठीक है। 60 केजी का है तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसमें 1/6 से गुणा कर देंगे, यानी कि वो केवल वहाँ पे कितने केजी का होगा? 10 केजी का। मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था ये। तो आप लोग याद रखिए एक एक जो है यहाँ पे सवाल को, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के आपके एग्जाम हॉल में देगा। कह रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो उत्तर बनेगा ये जो है रेशम उत्पाद से होता है। किसका संबंध? सेरीकल्चर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब कौन बदलता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएंगे डायनेमो। डायनेमो जो होता है वो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, ये कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो ये जो है ध्रुवों पे होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है RH तत्व का जो है पता किस जीव ने लगाया था? RH का पता किस जीव ने लगाया था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा रीसस नामक बंदर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे RNA का जो है मुख्य कार्य क्या है? RNA का जो है मुख्य कार्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो आपको बताना है ऊर्जा उत्पाद के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी अ, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन से हैं आपको बताना है।
तो 17 का जो है राइट उत्तर होगा फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जीव जंतुओं और जो है वनस्पतियों के अवशोषण को क्या कहा जाता है। जीव जंतुओं और जो है वनस्पतियों के अवशोषण को क्या कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है फासिल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वीवीआई है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, तो इसको जो है आपको याद रखना है, माइकोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग जो होता है वो जो है सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, जिसके कारण हम लोगों का खून जो है लाल होता है, तो इसमें कौन सा जो है धातु उपयोग होता है, तत्व जो है मौजूद रहता है, तो यहाँ पे लोहा जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आयरन। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तारपीन का जो है तेल किस से जो है प्राप्त होता है। तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएंगे यहाँ पे कि माइकम से जो है यहाँ पे तारपीन के तेल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा छाल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का जो है टीका लगाया जाता है। किस रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो आपके उत्तर बनेगा टीबी का। ठीक है, टीबी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य जो है, मनुष्य, उसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, बताने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रश्न आपका जो है अंतिम है यहाँ पे साइंस का। इसके बाद से आप चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और जीके के प्रश्न तो आपको 20 पूछा जाएगा, तो सेम टू सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो होमो सेपियंस से जो है प्राप्त नाम है। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। अब चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, और अगला देखिएगा आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जो है जीके के प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जीके आपके एग्जाम हॉल में जिस तरीके से पूछेगा, बिल्कुल वैसा ही जीके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था, बताने की कोशिश करेंगे। पहले प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो ये जो है आपका कौन तैयार किया था, सर वी.एन. राव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का जो है निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का जो है निर्माण किसने किया था, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है, तो उड़ीसा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वी जो है कुंजमणि का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वी कुंजमणि का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, बताने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है आपके बांसुरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ, जिसके जो है परिणाम स्वरूप नरम दल और जो है गरम दल का जो है उद्भव हुआ था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के जो है चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को जो है पराजित किया था, तो ये कौन सा अधिवेशन था,
और कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, ये सारे ही आपको याद रखना है। तो ये जो है त्रिपुरा का अधिवेशन था 1939 में, ठीक है, जिनमें सुभाष चंद्र बोस ने विजयी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का जो है मासिक वेतन कितना होता है। जो राष्ट्रपति हैं आपके भारत के, उनका जो है महीने का वेतन कितना है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे, ये 5 लाख मिलता है उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी। पुलिस कमिश्नर जो है पहली उत्तर प्रदेश की जो है कौन बनी थी पुलिस कमिश्नर। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है लक्ष्मी सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसका जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि ये है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो है अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी के उत्तर जो है 10वें का क्या आएगा, ये प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कर्नाटक संगीत का जो है जनक किसके नाम से जो है प्रसिद्ध है। चलिएगा, कर्नाटक संगीत का जो है जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपके उत्तर बनेगा ये संत पुरंदर दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि माइकल जैक्सन जो है संबंधित है। माइकल जैक्सन जो है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो पाप संगीत से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो आपको बताना है महानदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और जो है न्यायिक जो है समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपके उत्तर बनेगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। बहुत भी वीआई प्रश्न है, भारतनाट्यम से जो है प्रश्न बार बार आपके एग्जाम हॉल में देता है, ठीक है। तो आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना है 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो है कुल संख्या कितनी होती है। बेसबॉल में जो है प्रत्येक पक्ष में मतलब दोनों ही तरफ जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको बताना है 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है, बेसबॉल में। अगला प्रश्न कह रहा है बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है कि बेतवा नदी है ये विंध्यन जो है पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है। अब बताइएगा, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएगा यहाँ पे उपयुक्त दोनों, यानी कि जो है आपको दोनों ही याद रखना है, हेकानी जखखालू और जो है सहलहानु क्रूस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का जो है नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है राणा रामपाल के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीके के जो प्रश्न थे वो बेस्ट हो आपके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग मैथ के प्रश्नों की ओर और मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। जो भी मेरे दोस्त क्लास को अंतिम तक देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे मैथ के पहले प्रश्नों की ओर चलेंगे और मैथ का आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और बनाना है इसको, और इसका सही आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, सॉल्व करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत जो है क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा कि पहले प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है, औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को जो है 12 से गुणा कर दिया जाए
तो दी गई संख्या का औसत जो है आपको बताना है और बिल्कुल जो है सरल प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये कलम और कॉपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है? और आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बोला गया है कि कोई 10 संख्या है, ठीक है? वो आपको मालूम नहीं, इसका औसत निकालना है मतलब 7 से इसको गुणा कर दीजिएगा, तो कुल जो है योग आपको मालूम चल जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 70। लेकिन कह रहा है कि नहीं, ये जो संख्याएँ हैं आपको इसको जो है आपको क्या करना है 10 ठो संख्या है, इसको आपको 12 से गुणा करना है, ठीक है? तो यहाँ पे दसों अलग-अलग हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ 10 और ये इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो गया टोटल योग और इसमें फिर 12 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये जो है टोटल आपका योग यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो है देखिए इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ये गुणा भाग इतना करने से। मैंने देखा कि यहाँ पे औसत कितना है हमारे पास 7 है, ठीक है? ये 10 संख्याओं का औसत यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल संख्याएँ कितनी हैं 10 हैं, औसत जो है यहाँ पे आपको लिख देता हूँ औसत कितना है तो औसत यहाँ पे हमें मिल रहा है 7। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दें, ये जो संख्याएँ हैं आपको पहले 10 इसको फिर 12 से जब गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि ये जो पहले औसत था 7 इसमें डायरेक्ट ही 12 से गुणा कर देंगे। अगर जोड़ने को कहता है तो डायरेक्ट ही औसत में जोड़ देते हैं, अगर घटाने को कहता है तो डायरेक्ट ही औसत से ही घटाएँगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा औसत जो है घटेगा और उतना ही बढ़ेगा, उतना ही गुणा होगा। तो ये 12 सत्ते जो है 84 जो है इसका नया औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। तो आपको इससे ये प्रश्न से ये फ़ायदा होगा कि अब आपको याद रखना है कि जब भी जितना भी औसत दिया होगा, ठीक है? अगर उस औसत में जब भी बोला जाए कि किसी संख्या को जो है गुणा किया जाए, घटाया जाए तो डायरेक्ट ही आपको वो काम औसत से कर देना है, ठीक है? तो आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको सीधा जो है देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो बताइएगा इस प्रश्न के लिए तो आपको 20 सेकंड का समय देना पड़ेगा क्योंकि मैथ के प्रश्न है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ और 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियाँ और 50% लड़के पास हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत फेल रहे हैं? अब बताइएगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा प्रश्न तो आपने समझ लिया होगा। पहले हम लोग गर्ल को निकाल लेते हैं, ठीक है? गर्ल की संख्या। देखिए यहाँ पे टोटल लड़कियाँ कितनी हैं 900 कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें से 40% लड़कियाँ और 50% लड़के पास हुए हैं और हमको निकालना किसका है? फेल का निकालना है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पे 40% लड़कियाँ पास हुई हैं तो फेल कितना हुई हैं? ये अब आप लोगों को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि भाई साहब टोटल परसेंटेज 100 का ही होता है। कोई भी परसेंटेज कितना का होता है? 100 का। मतलब 40% लड़कियाँ पास हो गई होंगी तो 60% फेल हुई हैं। तो फेल का ही हमको पता करना है तो फेल वाले को निकाल लेते हैं और बट्टा में जो है 100 कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9 छक्का 54 यानी कि 540 लड़कियाँ जो हैं यहाँ पे हम बताएँगे कि फेल हो चुकी हैं, ठीक है? अब देखिएगा लड़कों की संख्या बॉयज़ निकालते हैं तो लड़के कितने हैं आपके पास 1100, ठीक है? और इसमें बोला गया है कि 50% लड़के पास हैं। 50% पास है यानी कि 50% फेल होंगे और यहाँ से फेल की संख्या अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 पे 1 जीरो। ये देखिए 540 और ये 550 है। अब जो है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बोला है कि कुल जो है लड़कों और लड़कियाँ दोनों को मिलाकर कितना फेल हुए हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया 500, 540 और 550। 550 इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 0 5 4 9 और यहाँ पे 10 है। 1090 जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कौन है? ये फेल हो चुके हैं, ठीक है? तो फेल हो चुके हैं इनका अब जो है आपको देखिए संख्या में यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम 1000 जो कितना आया था 50 जो है यहाँ पे आपको याद रखना है। ये कौन है? ये कौन है? फेल हुए हैं, वो हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 मिनट हम लोगों ने गलती लिख लिया क्या? यहाँ पे एक आया था 500 जो है 40, 550 तो ये हो गया 0 5 4 9 ये 10 यहाँ पे 1090 हो रहा है, ठीक है? 1090 आपको याद रखना है। अब देखिए परसेंटेज इसका निकालना है तो टोटल लोग कितने हैं 900 और 1000 यहाँ पे लोग हैं। 900 और 1100 सॉरी। तो ये टोटल जो है यहाँ पे उस परीक्षा में टोटल कितने लोग बैठे हैं 2000 और 2000 का आप क्या कीजिए परसेंटेज निकाल दीजिए कितना 1090 क्योंकि टोटल इस एग्जाम हॉल में फेल जो हुए हैं 1090 हुए हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 109 में भाग दीजिए तो 5 दूना 10
और यहाँ पे 4 दूना 8 पॉइंट 5 दूना का 10 है, यानी कि 54.5% जो है लोग यहाँ पे फेल हुए हैं। और फेल की संख्या आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला गया है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसे क्रमशः जो है यहाँ पे अंक मिले हैं 81, 66 और जो है 61 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हैं तो चौथी विषय में उसकी अंक क्या होगी? अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ वही जो है आपको अच्छे तरीके से नोट करना है, क्योंकि प्रश्न तो आपको एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो जो डेली क्लास करेंगे, डेली ज्वाइन करेंगे, उनका जो है यहाँ पे स्कोर बहुत बड़ा एग्जाम हॉल में होने वाला है। तो देखिए हुआ क्या है, उसको जो है 70% अंक लाना है चारों विषय के मिलाकर। तो अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या है यहाँ पे, और प्रत्येक विषय जो है 100 नंबर का है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल जो है उसका अंक, कुल परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो एक विषय में कितना है 100, तो 4 विषय है तो इसमें टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 400 नंबर का उसका टोटल पेपर हुआ है, ठीक है। और पास उसको जो है परीक्षा में कितना अंक चाहिए चारों विषय में मिलाकर, तो उसे चाहिए 70%, तो हम लोग 400 का 70% निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी उसको कितना 70% लाना है, तो यहाँ पे कितना नंबर चाहिए, 7 चौका 28, यानी कि जो है 280 नंबर भाई साहब को लाना है, ठीक है। अब ये आपको मालूम हो गया, 280 आपको यहाँ पे लिख लेना है, चलिएगा। 280 तो भाई साहब को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनको 3 विषय में जो मिला हुआ अंक है वो हमको मालूम है। एक विषय में भाई साहब को मिला है 81, दूसरे में मिला है 66 और तीसरे में मिला है 61। इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये हमें कितना मिलता है, देख लीजिए। ये हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ पे मिल जाएगा 6 6 12। अब जो है 6 6 12, 12 8 कितना होता है, 12 8 20, ठीक है। तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 7 हो गया, यानी कि 7, यानी कि जो है आपको कितना अंक लाना पड़ेगा चौथे विषय में, चौथा जो विषय है उसमें हमें जो है 72 अंक लाएंगे, तो टोटल हम लोगों का 70% जो है नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमको जाना था और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करना है और बताना है। क्या दिया है पहले इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। ये प्रश्न बहुत ईजी है, परंतु आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इस तरीके के एग्जाम हॉल में आपको फंसाऊ प्रश्न देता है। कर एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 1995 के अंत में इसकी जो है जनसंख्या 8000 हो तो 1997 के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी। मुझे लगता है कि ये सभी लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। 20% जो है यहाँ पे आप लोग, सॉरी 15% बोला है ना, 15% हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको हर साल जितना भी है उसमें 15% लोग जो है बढ़ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है 15%। अब चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं ट्राई तो जरूर कीजिए, ठीक है। ट्राई करने से ही होने वाला है ये आपका एग्जाम क्रैक। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, पहले सन देखिए 1900 जो है 95, 1995 से 1997 हमको लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1995 से 1997 हम पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे कितने समय मिले, 2 वर्ष का, ठीक है। मतलब 2 वर्ष बाद की जो है जनसंख्या हमको बताना है। 1995 में मालूम है कि 8000 लोग थे, तो 1997 में कितने लोग होंगे ये हमको बताना है। तो समय कितना मिल गया हमें, 2 वर्षों का, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद जो है यहाँ पे जनसंख्या कितना होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। टोटल जो है इस समय जो है आपके जो है लोग कितने हैं, तो 8000 हैं, ठीक है। 8000 लोग जो है इस समय मान के चलिए कि हैं, उपलब्ध हैं। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे 2 साल का जो है, हर साल जो है देखिए लिखा है कि प्रत्येक वर्ष जो है 15% की वृद्धि होती है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 15 बढ़ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे 100 लोग थे, 100 से जो है एक साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 15%, यानी कि 115 पे हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है क्योंकि 2 साल बोला है, ये 1 साल का निकाला है। फिर जो है यहाँ पे दूसरे साल में क्या होगा, ये 100 रहेगा तो ये भी 115 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा,
ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा 2 मर्त में, ये 5 के पहाड़े में 23 मर्त में, ये जो है 2 के पहाड़े में 4 मर्त में। अब देखिए गुणा कर लीजिए, कितना है 23, 123 में 4 से गुणा कीजिए, 3 चौका 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 92 हो रहा है। 115 गुणे 92, 115 गुणे 92 कर लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 एकम में 2, 1 3, फिर 2, 9 पचे 45 के 5, 9 एकम में 9 4, 9 4 13 के 3, और ये हो जाएगा 9 एकम में 9 और 1 10। अब जो है यहाँ पे देखिए ये 0 और 5 3 8, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 2 3 5, 2 3 5, और यहाँ पे मतलब 1580, 1580 आ रहा है, और 1580 बिल्कुल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। सेम टू सेम इसी तरीके का प्रश्न है, और इसमें तो मुझे लगता है कि अब कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। 100% उत्तर इसका आना चाहिए सभी लोगों से, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको अभी सॉल्व कराया था। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 यदि प्रथम वर्ष में और इसमें जो है 10% की वृद्धि हो तो, तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जो है इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ पे कंडीशन रखा है कि हर साल अलग अलग जो है यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। एक साल में बोला गया है कि 10% बढ़ रहा है, ठीक है, परंतु उसके दूसरे साल में जो है 20% जो है यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। तो आपको बताना है कि अंत में जो है इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्न अभी आपको सॉल्व करके दिखाया भी। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। पहले देखिए यहाँ पे टोटल जो है जनसंख्या आपको लिख लेना है, कितना है 18,000 है। मान के चलिए 18,000 आपके पास जनसंख्या इस समय मौजूद है, और 10% की वृद्धि हुई, पहले साल 10% की वृद्धि हुई। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 100 लोग थे पहले साल, तो यहाँ पे बढ़ के 10 चला जाएगा, 110 लोग हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो है जब इसके अंत हो जाएगा तो दूसरे साल में बोला गया कि भाई साहब जो लोग भी होंगे, ठीक है, तो लोग कितने होंगे, परसेंटेज भी हमें मालूम है कि 100 ही हमेशा मानना होता है, तो उसमें 20% बढ़ जाएगा, तो यानी कि 100 से 20 बढ़ेगा, 120 लोग हो जाएंगे। अब देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कट गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो बचा हुआ है कितना है 18 है, गुणे आपका 110 है, गुणे आपका 12 है, ठीक है, यानी 1 जीरो हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए इकाई का अंक निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और ये 11, 12 11 में गुणा करेंगे 132, 2 8 दूना 16 होगा, यानी कि जो है यहाँ पे आएगा 6, यानी कि आपका जो है बनेगा वो जो उत्तर वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा 23,760 है। 23,760 जो है बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को देखिए ये गुणा कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल यही उत्तर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास देखकर अनुमान हो गया होगा कि ग्रुप डी में किस तरीके के प्रश्न और पेपर बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देखे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि इस तरीके का क्लास जो है डेली मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आपका जो है यहाँ पे डेली ही क्लास के नोटिफिकेशन मिलता है।